चलिए, तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है IBPS AFO मेंस का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ लिए। कुछ दिनों से हमारी जो क्लासेस बंद थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसके कारण क्लासेस नहीं हो पा रही थी। आज हमारी 3rd नंबर की क्लासेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा क्वेश्चन डिस्कशन का, ठीक है। चलिए ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करेंगे इस सेशन के अंदर। हमें ना जो IBPS हमारा ये जो टेस्ट सीरीज है, ये मॉक टेस्ट वाला जो कोर्स है, इसके अंदर हम करंट अफेयर्स है, स्कीम्स है, नाबार्ड नॉर्म्स हैं और सारे डीप तक सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है। दिवाली के बाद इसके अंदर डेली 50 क्वेश्चंस रहेंगे। एक दिन में डेली 50 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और इसके अंदर सारे जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम डिस्कस करते ही हैं, जो हम करते आ रहे हैं। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रीडिंग मेथड्स फॉलोड बाय द रेक्टिफाई स्पेसिफिक डिफेक्ट्स इन ए पॉपुलर कल्टीवर। जो देखो कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जिसका यूज़ हम किसी वैरायटी के अंदर कोई है ना डिफेक्ट है, उसका हम स्पेसिफिक डिफेक्ट है, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट की कमी है, उसके अंदर क्या है डिजीज ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो हमको डिजीज रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे, देखो क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि रेक्टिफाई द स्पेसिफिक डिफेक्ट्स, कि कोई भी अच्छी वैरायटी है लेकिन उसमें किसी चीज़ की कमी है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की उसके अंदर कमी चल रही है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे। तो देखो हम किसी भी पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए हम जनरली यूज करते हैं बैक क्रॉस मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक क्रॉस मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। समझना, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक क्रॉस मेथड, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक क्रॉस मेथड से हम किसी भी पॉपुलर जो वैरायटी होती है, कल्टीवर जो होता है, उसके अंदर हम स्पेसिफिक कैरेक्टर का इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे मेल स्टेरिलिटी की जीन ट्रांसफर करना, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट की जीन को ट्रांसफर करना, वो सब हम बैक क्रॉस की हेल्प से, है ना। जैसे डिजीज रेजिस्टेंट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, डिजीज रेजिस्टेंट की जीन आप ट्रांसफर करते हो, फिर है ना, मेल स्टेरिलिटी की जीन आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है। ये सारे काम आप इसकी सहायता से करते हैं। आइसोजेनिक लाइन प्रोड्यूस करना, ये हम बैक क्रॉस से हेल्प से करते हैं। ये जो है ना पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, ये जो तीनों मेथड होते हैं ये सेल्फ पोलिनेटेड के क्रॉप इंप्रूवमेंट का मेथड हो। जैसे अभी है ना हरियाणा ADU के अंदर पेडिग्री मेथड आया था कि पेडिग्री मेथड की जो है ना लास्ट जनरेशन होती है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, तो ये होमोजीनियस होमोजाइगस होती है। ये तीनों मेथड है ना सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप का इंप्रूवमेंट मेथड होते हैं। याद रखना, ये जो तीनों मेथड्स होते हैं ना, ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के क्या होते हैं? क्रॉप इंप्रूवमेंट के मेथड्स होते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है पेडिग्री का, बल्क का, सिंगल सीड का, याद रखना सभी का होमोजीनियस होमोजाइगस होता है, ठीक है। क्या होता है? होमोजीनियस और होमोजाइगस होता है, जो हरियाणा ADA के अंदर भी पूछा था, ठीक है। होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस और होमोजीनियस, क्योंकि ये तीनों मेथड्स होते हैं सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के इंप्रूवमेंट के मेथड होते हैं। सर बैक क्रॉस मेथड, बैक क्रॉस हम तीनों प्रकार की क्रॉप में यूज कर सकते हैं। सेल्फ के अंदर कर सकते हैं, क्रॉस के अंदर कर सकते हैं और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप के अंदर भी कर सकते हैं। ये बैक क्रॉस मेथड एप्लीकेबल इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स, 3 प्रकार की क्रॉप्स के अंदर ये अप्लाई होता है, लेकिन मोर पॉपुलर इन द सेल्फ और क्रॉस में ज़्यादा यूज होता है, वेजिटेटिव में कम यूज होता है, लेकिन कर सकते हैं तीनों के अंदर। इसका यूज होता है मेनली हम डिजीज रेजिस्टेंट, मेल स्टेरिलिटी, इंट्रास्पेसिफिक जीन ट्रांसफर करने में, आइसोजेनिक लाइन बनाने में, मल्टी लाइन बनाने में, इनके अंदर हम जनरली इसका यूज करते हैं। किसका? बैक क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड रिप्लेसमेंट रेट सीड रिप्लेसमेंट रेट फॉर हाइब्रिड इज। हाइब्रिड के लिए सीड रिप्लेसमेंट रेट जो होती है वो कितनी होती है? हाइब्रिड के लिए सीड रिप्लेसमेंट रेट कितनी होती है? 40%, 100%, 75% या 50%? सीड रिप्लेसमेंट रेट फॉर हाइब्रिड, तो देखो हाइब्रिड सीड के लिए 100% होती है। हाइब्रिड में क्या होता है? देखो जनरली हम हाइब्रिड पढ़ते हैं, क्या होता है कि 2 डिफरेंट वैरायटी, हाइब्रिड्स मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोजेनी ऑफ 2 डिफरेंट पेरेंट्स, जेनेटिकली डिफरेंट, 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट। तो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के बीच हम है ना, याद रखना 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के बीच क्या कराते हैं? हम क्रॉस कराते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट के बीच क्रॉस करते हैं। अब ये जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स जो होते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट, जैसे यहाँ पर मेल फीमेल, ये दोनों है ना मेल फीमेल पेरेंट है, जेनेटिकली डिफरेंट। अब यहाँ पर ये जो वैरायटी बनेगी F1, इसको हम F1 हाइब्रिड कहते हैं। ये जो प्रोजेनी है उसी को हाइब्रिड। देखो फार्मर जनरली, आप मार्केट में जनरली आपको क्या मिलेगा? F1 हाइब्रिड, ठीक है। अब कोई फार्मर जो है F1 हाइब्रिड को क्या करता है? यूज करता है। सपोज है ना फार्मर जो है F1 हाइब्रिड को क्या करता है? ग्रो करता है। तो नेक्स्ट जनरेशन में उसको है ना 100% नया सीड खरीदना पड़ती है।
हाइब्रिड जो होता है F1 जो होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन में 100% सीड खरीदना पड़ेगी। फार्मर ग्रो करेगा तो F2 जनरेशन, अब F2 को फिर आगे ग्रो नहीं करना चाहिए, F2 को आगे ग्रो नहीं करना चाहिए क्योंकि ड्यू टू सेग्रीगेशन हेट्रोसिस कम होती जाती है, हेट्रोसिस डिक्लाइन होती जाती है। हेट्रोसिस अगर डिक्लाइन होगी तो क्या होगा कि जो है ना प्रोडक्शन है, जो है प्रोडक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो फार्मर को लॉस होगा। तो हाइब्रिड सीड की जो रिप्लेसमेंट रेट होती है वो 100% होती है, याद रखना। और सेल्फ की कितनी होती है, अगर आपसे पूछेंगे सेल्फ पोलिनेटेड, तो सेल्फ पोलिनेटेड जो होती है उसकी कितनी होती है 25% रेट होती है, और क्रॉस की कितनी होती है 35। अगर कोई क्रॉस पोलिनेटेड है तो हमको 35% सीड उसके रिप्लेस करना चाहिए, सेल्फ है तो फार्मर को 25% रिप्लेस करना चाहिए। अगर हाइब्रिड यूज कर रहा है तो 100% उसको रिप्लेस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन राइस हैज बीन इंजीनियर्ड फॉर द इम्प्रूव्ड कंटेंट। देखो ये क्वेश्चन लगातार IBPS AFO में भी आ चुका है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई गोल्डन राइस जो है एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है गोल्डन राइस, इसके अंदर किसके कंटेंट को इंप्रूव किया गया है, तो इसके अंदर किसके कंटेंट को इंप्रूव किया, विटामिन ए या फिर बीटा कैरोटीन, क्या आएगा बीटा कैरोटीन का हो या विटामिन ए। इसके अंदर है ना, याद रखना ये इसके अंदर 3 जीन को इंसर्ट किया गया है, कितनी 3 जीन, इसके अंदर कितनी जीन्स को डाला है 3 जीन को डाला है। जो 2 जीन ली है, एक प्लांट है डैफोडिल्स, 2 जीन जो है याद रखना एक प्लांट है डैफोडिल्स, ठीक है, डैफोडिल्स नाम का जो प्लांट है, ठीक है, इससे लिए। और एक जीन जो है 1 जीन एक बैक्टीरिया से ली है ना, 1 जीन जो है एक बैक्टीरिया से ली है, याद रखेंगे आप। एक बैक्टीरिया है अर्वेनिया नाम से, एक बैक्टीरिया है अर्वेनिया, इस अर्वेनिया नाम की जो बैक्टीरिया है इससे जीन को इंसर्ट, तो टोटल इसके अंदर 3 जीन को इंसर्ट किया गया है, किसके अंदर, इस विटामिन इसके अंदर गोल्डन राइस के अंदर। और इसको डेवलपमेंट किसने किया है, इसका जो डेवलपमेंट है ये किया है भाई किसके द्वारा, डॉक्टर इंगो पोर्ट्रिगस, है ना, डॉक्टर इंगो पोर्ट्रिगस जो है इनके द्वारा, याद रखना इनके द्वारा इसको डेवलपमेंट किया गया है 2000 के ईयर के अंदर, है सन 2000 के अंदर इसको डेवलप किया गया है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट रिटार्ड द सेनेसेंस, ठीक है, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग प्रोसेस, कि प्लांट में जो एजिंग होता है, हिंदी में आपसे समझाऊं तो बुढ़ापा जो है, एजिंग प्रोसेस को डिले करना है। अगर कोई लीफ जो है, ठीक है, एजिंग जल्दी हो रही है, उसमें बूढ़ी जल्दी हो रही है, ओल्डनेस जो है, तो ज़्यादा एजिंग प्रोसेस को डिले करना है, सेनेसेंस मतलब एजिंग प्रोसेस, उसको डिले करता है साइटोकाइनिन। कौन करता है, साइटोकाइनिन, याद रखना। इसको हम कहते हैं रिचमोंड लैग इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको हम, रिचमोंड लैग इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, रिचमोंड लैग इफेक्ट इसको हम कहते हैं, याद रखना क्या बोलते हैं इसको हम, रिचमोंड लैग इफेक्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लोइड्स कैन बी प्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम, हैप्लोइड जो है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, हैप्लोइड कैन बी प्रोड्यूस बाय एक्सपेरिमेंटली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हैप्लोइड कैन बी एंडोडर्म से, पेरिसाइकिल से, एंडोस्पर्म से, एंथर से। तो जनरली एंथर कल्चर मेथड जो होता है कि नहीं, एंथर कल्चर मेथड जो होता है उसके द्वारा हम हैप्लोइड बनाते हैं ना, किसके द्वारा, एंथर कल्चर मेथड के द्वारा जनरली हम क्या बनाते हैं, तो आंसर है हैप्लोइड बनाते हैं। हैप्लोइड बनाने के अदर मेथड जैसे पार्थोजेनेसिस है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस से आपको पता है हैप्लोइड बन जाते हैं। दूसरा इंटरस्पेसिक क्रॉस जो है, इंटरस्पेसिक क्रॉस शुगर केन के अंदर, मेज के अंदर, है ना। तीसरा हमारा सेमीगेमी है, ठीक है, सेमीगेमी है, या फिर ट्विन एम्ब्रो, ठीक है ना, सेमीगेमी के अंदर ट्विन एम्ब्रो, 2 एम्ब्रो होते हैं, एक हैप्लोइड होता है एक डिप्लोइड होता है, उसके द्वारा बन सकते हैं। एलियन साइटोप्लाज्म, है ना भाई, एलियन साइटोप्लाज्म। तो ये अलग अलग मेथड हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं अलग अलग मेथड, लेकिन कॉमर्शियली जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना वो एंथर कल्चर है। ये सबसे पहले महेश्वरी एंड गुहा, ठीक है, महेश्वरी एंड गुहा के द्वारा धतूरा के अंदर, है ना, धतूरा जो प्लांट है, धतूरा और टोबैको, उसके अंदर धतूरा के अंदर सबसे पहले क्या बनाए गए, हैप्लोइड प्लांट बनाए गए। भाई सर हैप्लोइड प्लांट क्यों बना देते हैं साइंटिस्ट, हैप्लोइड से क्या होता है वैरायटी बनाना इजी हो जाता है, इसका क्रोमोसोमल डबलिंग करो आसानी से हमको प्योर लाइन मिल जाएगी, और प्योर लाइन का आप एज ए वैरायटी यूज करिए, एज ए पैरेंटी के तौर पर आप इसका हम हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकते हैं। मतलब हैप्लोइड बनाओ, एक जनरेशन में आपको हैप्लोइड मिल जाएगा, उसका क्रोमोसोमल डबलिंग करो आपको प्योर लाइन मिल जाएगी, और प्योर लाइन का यूज आप एज ए वैरायटी या फिर एज ए पेरेंट इन हाइब्रिडाइजेशन में कर सकते हैं। एडिबल पोर्शन ऑफ एप्पल, एप्पल का एडिबल पोर्शन क्या होता है ना, एप्पल जो होता है, देखो एप्पल क्या है, एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट होता है, एप्पल क्या है फॉल्स फ्रूट है। अब बोले सर फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ठीक है, फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिनका फॉर्मेशन जो है कि अदर देन ओवरी, ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन अदर देन ओवरीज होता है उनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं।
ऐसा फ्रूट जिसका फॉर्मेशन ओवरी के अलावा और किसी भाग से होता है उसे क्या बोलते हैं हम, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो एप्पल एक फॉल्स फ्रूट होता है जिसका खाने वाला भाग क्या होता है, पुष्पासन, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट होता है ना वो इसी से होता है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, थैलेमस से। एप्पल का जो फॉर्मेशन होता है वो थैलेमस से होता है। देखो आपने देखा होगा इस प्रकार से अपना फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। तो ये जो ओवरी है, ओवरी कहाँ अटैच होती है, थैलेमस पर, ये वाले भाग पर, थैलेमस पर अटैच होती है यहाँ पर, और ये ओवरी है। तो ओवरी जो है याद रखना, तो अगर ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन तो इससे तो बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट, इससे तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू। अगर अदर देन ओवरी होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, थैलेमस कहते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर खाने वाला भाग क्या होता है, थैलेमस होता है, पुष्पासन होता है एप्पल का, ठीक है। जूसी टेस्टा जो होते हैं ये पोमोग्रेनेट के अंदर, ठीक है, जो अपना अनार होता है उसके अंदर होते हैं। एंडोस्पर्म आप सभी जानते हो किसके अंदर, कोकोनट के अंदर होता है एंडोस्पर्म, ठीक है, एडिबल पार्ट। पेरिकार्प जैसे बेर है, डेट पाम है कि नहीं, उनके अंदर क्या होता है, पेरिकार्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेल स्टेरिलिटी विच इज मोस्टली यूज्ड इन द वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप। द मेल स्टेरिलिटी विच इज मोस्टली यूज्ड इन द वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप, किस प्रकार की नरबंधता समानता कायिक जनन करने वाली फसलों में किया जाता है। मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में हाइब्रिड बनाने के लिए हम किस मेल स्टेरिलिटी का यूज करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी याद रखना, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप्स हैं उनमें जनरली यूज किया जाता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, क्योंकि ये स्टेबल होती है, तो है ना। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड। ये जो दोनों होती है इनका हम दोनों में कर सकते हैं ना, सीड प्लस वेजिटेटिव, ठीक है, सीड प्लस वेजिटेटिव हम दोनों में कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर वेजिटेटिव पूछा जाए ना तो आपको बताना साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, जैसे शुगर कैन, पोटैटो, बनाना, इनके अंदर हम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग द अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड इट इज कॉल्ड। ऐसे हमारा कोई फील्ड है, ये गेहूं का खेत है हमारा ना, ये हमारा फील्ड है वीट का, जिसमें वीट की कोई वैरायटी हमने लगाई, जैसे है ना HI 1544, HI 1544 हमने यहाँ पर लगाई, लेकिन HI यहाँ पर 8086 कोई वैरायटी, सपोज इसकी कोई प्लांट आपको नज़र आ रहा है, वैरायटी आपका मेन कौन सा है, तो आंसर 1544, लेकिन आप में इसी के अंदर एक और वैरायटी के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं इसकी, तो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होगा, ये क्या होगा, अनडिजायरेबल, इनको आपको रिमूव करना है। तो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स को रिमूव करना, तो इसे क्या बोलते हैं, रोगिंग कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, रोगिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, रोगिंग कहते हैं। आइसोलेशन तो क्या होती है, डिस्टेंस होती है, आइसोलेशन डिस्टेंस। हम क्या करते हैं, दो फील्ड, अगर हम सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम दो फील्ड को एक है ना एक मिनिमम डिस्टेंस रखते हैं, जिससे कि कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए। दो फील्ड के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन की जाती है, जिससे कि दोनों के बीच में कॉन्टेमिनेशन ना हो, कि इसके पोलन ग्रहण यहाँ चले जाते हैं, इससे जेनेटिक प्योरिटी डिटोरिएट हो सकती है, खराब हो सकती है, कम हो सकती है, तो इसको आइसोलेशन कहते हैं। देखो सब कल्चरिंग क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देखोगे ना, जब हम टिश्यू कल्चर के अंदर हम यहाँ पर कोई प्लांट ग्रो करते हैं तो ये न्यूट्रेंट मीडियम जो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कल्चर है, जो सेल्स होती है इसको कंजप्शन कर लेती हैं, तो इसके बाद हम फ्रेश मीडियम में फिर इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसको हम सब कल्चरिंग कहते हैं, ठीक है। फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करना, इसको हम सब कल्चरिंग कहते हैं। और हैरोइंग एक ऑपरेशन होता है भाई, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन होता है हैरोइंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, UG99 रस्ट जो होती है इज आइडेंटिफाइड इन, तो व्हीट याद रखना, व्हीट के अंदर जो हमारी स्टेम और ब्लैक रस्ट होती है उसी का ही नया फॉर्म है ये, ब्लैक और स्टेम रस्ट जो होती है पक्सिनिया ग्रामिनेस्टिटी, इसी का नया फॉर्म है, जिसकी डिस्कवरी युगांडा, ठीक है, UG मतलब है युगांडा रस्ट, है ना, युगांडा के अंदर 1999 के अंदर इसकी डिस्कवरी की, इसलिए इसका नाम रख दिया UG ने। एक नई स्ट्रेन है किसका, ब्लैक स्टेम, जो कि पक्सिनिया ग्रामिनेस्टिटीसाई है, पक्सिनिया ग्रामिनेस्टिटीसाई, ठीक है, पक्सिनिया ग्रामिनेस्टिटीसाई जो होता है उसकी एक नई स्ट्रेन है ये, ठीक है। ये एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। इसकी एक रेसिस भी है TTKS, ठीक है, इसकी एक रेसिस अगर आपसे पूछा जाए इसकी कौन सी रेसिस होती है, तो TTKS, याद रखना ये वाली स्ट्रेन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉप विच इज ग्रो ऑन द बाउंड्री ऑफ द फील्ड एंड इंटरक्रॉप फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंसेक्ट, डिजीज एंड नेमाटोड, इट इज कॉल्ड। अगर हम क्या करते हैं, हमारी जो मेन क्रॉप है उसके अराउंड में हम कोई दूसरी क्रॉप लगाते हैं, जिससे हम इंसेक्ट है, पेस्ट है, डिजीज से उसको बचाते हैं, तो उस क्रॉप को क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैप क्रॉप कहेंगे। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रैप, क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रैप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
हमारी जो मेन क्रॉप है ये वहाँ सपोज ये मेन क्रॉप है, तो इसके अराउंड में क्या करेंगे हम एक दूसरी सब्सिडरी क्रॉप लगाते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर मस्टर्ड लगाया, कैबेज लगाया, सपोज कैबेज है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, मस्टर्ड लगा देंगे। जैसे डायमंड ब्लैक मोथ को अट्रैक्ट करने के लिए, किसको, डायमंड ब्लैक मोथ को, ठीक है, डायमंड ब्लैक मोथ को। या अगर हमने कॉटन लगाया है तो इसका राउंड में यहाँ पर ओकरा लगा देंगे बोलवॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अगर हमने टोमेटो लगाया है, टमाटर, याद रखना टमाटर में हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर सनफ्लावर लगाते हैं कि नहीं, सॉरी सूरजमुखी, है ना, क्या लगाते हैं, मैरीगोल्ड, क्या लगाते हैं, मैरीगोल्ड, है ना, बोलवॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए मैरीगोल्ड, ठीक है। तो याद रखना ये, तो ये क्या करते हैं, इसको हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं, क्योंकि वह ये जो क्या है, अगर कोई इंसेक्ट आएगा, डिजीज आएगा तो पहले इन क्रॉप्स पर अटैक करेगा, जिससे हमारी मेन क्रॉप जो है वो बच जाएगी। इसको हम ट्रैप कहते हैं, जाल बिछाना, उसे क्या बोलेंगे, ट्रैप क्रॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैप क्रॉप। देखो कवर क्रॉप क्या होती है, कवर क्रॉप क्या होती है, मॉइस्चर कंजर्वेशन और सोइल इरोजन को रोकने के लिए, ठीक है। ऐसे बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदा हैं वो डायरेक्ट कहाँ पड़ेंगी भैया, तो डायरेक्ट मिट्टी पे, तो स्प्लैश इरोजन होगा, स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन। तो उसको कम करने के लिए हमें ऐसी क्रॉप्स लगाएंगे जिनकी डेंस कैनोपी होती है कि जो सरफेस के ऊपर फैल जाएं, और क्या करेंगी फिर, जो डायरेक्ट पानी की बूंदें, रेन की ड्रॉप्स है वो उनके ऊपर पड़ेंगी लीव्स पर, तो हमारा सॉइल का इरोजन जो है वो कम हो जाएगा। ये वहाँ पर करते हैं भाई लेस देन 2%। सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स जो होते हैं सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए, जब स्लोप एग्रोनॉमिक मेजर्स में आता है, किसमें, जैसे ग्रीन ग्राम, ठीक है, काउपी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। कैच क्रॉप क्या होती है, अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द कैच क्रॉप, कैच क्रॉप मीन्स होता है अगर हमारी मैन क्रॉप अगर फेल हो जाती है किसी कारण, सपोज मैन क्रॉप इज फेल ड्यू टू बाई इंसेक्ट, डिजीज या किसी भी कारण से, है ना, बारिश नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, अपकमिंग 4 सीजन जो है नेक्स्ट सीजन को पकड़ने के लिए हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि ग्रोइंग जल्दी ग्रो करने वाली शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स लगा देते हैं, जिससे फार्मर को कुछ नुकसान की भरपाई हो जाए, उसको हम कैच क्रॉप कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ए डिजीज अफेक्टिंग मिनरल्स एंड वाटर कंडक्शन इन प्लांट। इनमें से कौन सी डिजीज जो है प्लांट्स के अंदर मिनरल्स एंड वाटर के कंडक्शन को अफेक्ट करती है, तो वेस्कुलर विल्ट डिजीज जो है, कौन सी, वेस्कुलर विल्ट डिजीज जो है, विल्ट आपको पता है क्या करती है, जाइलम वाले पार्ट्स को यहाँ से कट कर देती है, ठीक है, जाइलम वाले पार्ट्स को, जाइलम ट्रैकेट्स को ब्लॉक कर देती है, कट कर देती है, जिससे प्लांट्स के अंदर क्या होगा भाई, वाटर का और मिनरल्स का क्या होगा, प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, ऊपर नहीं जा पाएंगे, प्लांट आपने देखना ड्राई हो जाता है, सूख जाएगा, उखड़ जाएगा, तो वेस्कुलर विल्ट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चलिए इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। एग्जाम्पल ऑफ फिश कैस्ट कोस्ट, एग्जाम्पल ऑफ फिश कैस्ट कोस्ट का एग्जाम्पल क्या है, चलिए एग्जाम्पल ऑफ फिश कैस्ट कोस्ट। देखो फिश कैस्ट कोस्ट मतलब ऐसी कोस्ट जो होती है डज नॉट चेंज विद द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट, जो भी आपका आउटपुट निकलेगा उसके नहीं बदलती, मीन्स फार्मर को इसको बियर करना ही पड़ती है। ऐसी कोस्ट अगर मैं कल्टीवेशन प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैं कोई क्रॉप लगाना चाहता हूँ, तो इस कोस्ट का मेरे को बियर करना पड़ेगी, चाहे मेरा प्रोडक्शन 0 निकले चाहे 100 कुंटल, ये फिक्स रहती है। जैसे लैंड टैक्सेस होता, बिल्कुल ठीक है, एनुअली हायर्ड लेबर्स होता है, साल भर के लिए मैंने एक मजदूर रखा है वो, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, बिल्कुल वो, और ये सारी क्या आती है, बिल्कुल ये सभी की सभी किस में आती है, ये बिलोंग्स टू द फिक्स्ड कॉस्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर मैंने भाई लैंड टैक्सेस दे दिया, पटवारी को आपको देना पड़ेगा, अगर आपके नाम से ज़मीन है, आप खेती करते हो तो आपको, अगर आपका प्रोडक्शन 0 है तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगी। अगर आपने एनुअली हाइड लेबर कर लिया है तो अब आपकी देखो भाई बारिश नहीं हुई या कुछ भी नेचुरल क्लाइमेटिक कारण आपकी क्रॉप खराब हो गई, ये आदमी बैठा है, आप काम कराइए मत कराइए, आपने पैसा रख ली, इसने तो आपने पैसा दे दिया इसको, ठीक है, साल भर के लिए, अब आप इससे काम कराइए मत कराइए तो आपका पैसा तो लग चुका है। या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम, जो इंश्योरेंस आपने पहले करा चुके हैं, तो ये सारे किस में आते हैं, फिक्स्ड के अंदर आते हैं। तो फिक्स्ड जो कॉस्ट जो होती है ये कैसी होती है, एक तो कैश में भी होती है और एक नॉन कैश में भी होती है। नॉन, ये सारी आपको कैश में होती है, ये तो आप सब कैश में दोगे। एक नॉन कैश भी होती है जिसमें डिप्रिसिएशन आता है नॉन कैश के अंदर, है ना, मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, वो नॉन कैश होती है। देखो यहाँ पर लिखा है कि कोस्ट डज नॉट चेंज इन द मैग्नीट्यूड एज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसी कोस्ट जो प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने से नहीं बदलती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इससे नहीं बदलती है, उस कोस्ट को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम फिक्स्ड कोस्ट कहते हैं, संक कोस्ट या ओवर, है ना, इसके तीनों नाम होते हैं।
संक फिक्स्ड कॉस्ट कहो या डूबी हुई लागत, संक कॉस्ट भी इसे हम कहते हैं, या फिर इसको हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये सारे किसकी डेफिनेशन है, तीनों एक ही बात है, फिक्स्ड कॉस्ट कहो, ठीक है, संक कॉस्ट कहो या फिर इसको ओवरहेड कॉस्ट कहो, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोर्शन ऑफ द टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच इज द फार्मर इज विलिंग टू सेल। इसे क्या बोलते हैं, इसको मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केटेबल। क्या होता है, अगर कोई किसान है, जैसे मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास है ना 100 कुंटल क्या है प्रोडक्शन निकला, 100 कुंटल गेहूं का प्रोडक्शन निकला, तो है टोटल ये। तो टोटल में से मैं क्या करूँगा, टोटल में से मेरी जो परिवार की ज़रूरत है, फैमिली रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फैमिली रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट सीजन के लिए जो है मेरे को सोइंग के लिए, सीड वगैरह के लिए मैंने कुछ रख लूँगा। तो टोटल कितना 100 माइनस मैंने 20 रख लिया, तो अब बचा 80 कुंटल। ये 80 कुंटल जो है इसको मैं बेचने के लिए क्या हूँ, विलिंग टू सेल, मेरी इच्छा है कि मैं इतना बेचना चाहूँगा। टोटल निकला 100, 100 में से क्या हुआ भाई, 100 में से 20 जो है मेरी ज़रूरत का मैंने रख लिया, क्योंकि खाने के लिए या फिर है ना सीड वगैरह के लिए, नेक्स्ट सीजन ग्रो करने के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब बचा 80। इस 80 कुंटल को बेचने के लिए मैं क्या हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं इसको बेचना चाहता हूँ, विलिंग टू सेल, तो इसको बोलता है मार्केटेबल सरप्लस। क्या कहते हैं इसको, मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं, ठीक है, मार्केटेबल सरप्लस। अब ये जो 80 कुंटल होता है इसको मार्केटेबल, इसमें से जितना भी हिस्सा बेचने है ना, एक्चुअल में अगर सेल करता है मंडी की, अगर इसमें से 80 में इसमें 60 कुंटल ही मार्केट में बेचने के लिए ले जाता हूँ, है ना, एक्चुअल सेल, तो एक्चुअल जो सेल करते हैं मार्केट के अंदर वो होता है मार्केटेड, तो वो क्या हो जाएगा फिर मार्केटेड। अगर एक्चुअल सेल की बात करता हूँ ना तो वो मार्केटेड होता है। इस 80 में से मैं कितना बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं बेचने की इच्छा तो रखता हूँ 80, लेकिन मैं बेच मार्केट में ले जा रहा हूँ 60 कुंटल ही, तो उसे मार्केटेड कहेंगे, जो बेचा जा रहा है एक्चुअली, लेकिन इच्छा जो है तो 80 की, तो मार्केटेबल आएगा। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है भाई, प्राइम कॉस्ट, स्पेशल, डायरेक्ट, बिल्कुल ऑल ऑफ दी जाएगा, ये तीनों ही की। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि जो आउटपुट हमारा निकलता है, आउटपुट, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन जो हमारा निकलता है, तो उसके घटने या बढ़ने से ये बदल जाती है, या फिर इसको हम इनपुट की कॉस्ट भी कहते हैं ना, इनपुट कॉस्ट, ठीक है, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, ठीक है, इरिगेशन है, पेस्टिसाइड है, इन सब पे जो कॉस्ट लगती है कि नहीं आपकी, ठीक है, वो कौन सी होती है, वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद ओके, आप कभी कभी कोई मजदूर लेकर आते हो, तो मैनेजमेंट पर जो आपका पैसा लगता है वो कौन सा होता है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। कौन सी, वेरिएबल, सीड पर, फर्टिलाइजर पर, इरिगेशन पर, पेस्टिसाइड पर, ये सारी। तो देखो, अगर आप अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ करोगे, आप बेस्ट क्वालिटी का सीड यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा। अगर आप सीड की क्वालिटी कम करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम निकलेगा। मीन्स आउटपुट के इंक्रीज या डिक्रीज इस कॉस्ट पर अंतर पड़ता है, ये बदल जाती है, चेंज हो जाती है, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये इनपुट की कॉस्ट होती है, जिसको हम प्राइम कॉस्ट, स्पेशल या डायरेक्ट कॉस्ट भी इसे हम कहते हैं। चलिए अगला अकाउंटिंग, हम यहाँ पर सारी इसमें सारी कॉस्ट के बारे में बात कर लेंगे, जितने टाइप्स की कॉस्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हमको अल्टीमेटली सारे सेक्शन को धीरे धीरे कवर करना है टॉपिक वाइज। ऐसे भाई अल्टरनेटिव कॉस्ट जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट, सॉरी अकाउंटिंग कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। देखो दो प्रकार की कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट वो होती है फार्मर जो खुद पे करता है, ठीक है, फार्मर इटसेल्फ पे, फार्मर इटसेल्फ पे, जो खुद पे करता है ना, जैसे परिवार, घर के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहा है, उनका कोई हिसाब नहीं जोड़ रहा, लेकिन पैसा तो लग रहा है। अगर बाहर से लोग, अगर मैनेजर रखता है, अगर परिवार के लोगों की जगह कोई और आकर काम करता है तो पैसा तो लगेगा। तो फार्मर खुद जो पैसा लगाता है वो तो होती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट से डायरेक्ट जो कैश में खर्च करता है, जैसे मैं सीड परचेस करके लाता हूँ, अगर मैं इंसेक्टिसाइड परचेस करता हूँ, मैं फर्टिलाइजर परचेस करता हूँ, ठीक है, जो डायरेक्ट मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरी जेब से जा रहा है, तो वो होती है एक्सप्लिसिट या अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। क्या होती है, अकाउंटिंग। और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक। इन दोनों को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट, है ना। इन दोनों को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, है ना। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक कॉस्ट कहते हैं। याद रखें, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट से हम कहते हैं। चलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो नोन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहते हैं, सोशल कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट, बिल्कुल दोनों कहते हैं ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम दोनों कहते हैं, अल्टरनेटिव, सोशल कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, एक फार्म पर अल्टरनेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं एक किसान हूँ तो मेरे पास अल्टरनेटिव है कि मैं अब राइस लगाऊं या मेज लगाऊं, ठीक है। मैं पहले, मेरा प्लान था कि मैं राइस लगाऊंगा, लेकिन बारिश जो है, रेनफॉल सही नहीं हुआ, तो मैंने राइस को छोड़कर राइस की जगह किसको, कि मैं मेज का कल्टीवेशन करूंगा।
तो हम जो अल्टरनेटिव से यूज करते हैं, तो अल्टरनेटिव पर जो कॉस्ट लगेगा उसे हम अपॉर्चुनिटी अल्टरनेटिव कॉस्ट कहते हैं, सोशल कॉस्ट इसे हम कहते हैं। अगला, द एडिशनल इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट विद द एडिशनल इंक्रीज इन आउटपुट इट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोलते हैं भाई, इसे मार्जिनल कहते हैं। मीन्स देखो सपोज कि जब मैं प्रोडक्शन कर रहा था, 1 हेक्टर की बात करते हैं, 1 हेक्टर में प्रोडक्शन कर रहा था, तो मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 30 हज़ार रुपये खर्च हो रहे थे। कितने? 30 हज़ार रुपये। और मेरा जो प्रोडक्शन निकल रहा था टोटल 1 हेक्टर के अंदर 50 कुंटल मेरा गेहूं का उत्पादन निकल रहा था। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई एडिशनल निकले, मतलब एडिशनल आपको अगर 51 प्रोडक्शन करना है, कितना? 51 अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, 51 एडिशनल आपको क्या करना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी क्या आएगा, बदल जाएगी। हो सकता है आपकी बढ़ जाएगी, खर्च ज़्यादा जो है ना, अब आपका भाई खर्च जो है बढ़ जाएगा। तो सपोज आपका खर्च कितना हो गया, 31 हज़ार। तो वेरिएबल कॉस्ट में जो अंतर आता है ना, एडिशनल आउटपुट के लिए जो आपको अतिरिक्त आपको एडिशनल आउटपुट कर रहे हैं, तो आपको एडिशनल पैसा खर्च करना पड़ेगी भाई। अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा लेना है एडिशनली, तो आपको एडिशनली कॉस्ट लगेगी। उसी एडिशनल कॉस्ट को क्या कहेंगे, मार्जिनल। यहाँ पर प्रोडक्शन कितना बढ़ा रहे हैं आप, 51 माइनस 50 अपॉन 30,000 माइनस 31,000। तो भाई एक प्रोडक्शन पर आपका कितना खर्चा आ गया, ठीक है ना, एक जो है 1 कुंटल पर आपका कितना खर्चा आ गया, 1,000 रुपये। 31 माइनस 30,000, तो यही तो है। तो आंसर अपने कैसे लिखते हैं इसको, 31,000 माइनस 30,000 ऐसे लगते हैं इसको, 51 माइनस 50, तो आ गया 1000। तो 1 कुंटल पर आपका कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है, 1000। तो उसको बोलेंगे मार्जिनल। मीन्स अगर आपको एडिशनल आउटपुट चाहिए तो आपको एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट खर्च करना पड़ती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, समझ में आ रहा है भाई? मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होती है? देखो मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज 0 होती है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कितनी होती है, 0। क्यों होती है, देखिए इसको समझना। वही 1 हेक्टर का एग्जांपल लेते हैं हम, 1 हेक्टर, ठीक है, 1 हेक्टर में एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा था वो सपोज 20,000 रुपये था, कितना, 20,000 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट जो खर्चा था वो 30,000 रुपये था, कितना, 30,000 रुपये, ठीक है। आपका प्रोडक्शन कितना निकल रहा था, 50 कुंटल, है ना, कितना निकल रहा था, 50 कुंटल, कितना, 50 कुंटल आपका। अगर आपका प्रोडक्शन जो है अगर 51 हो जाता है बढ़कर, कितना, 51, अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट में बदलाव होगा। प्रोडक्शन के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने से फिक्स्ड कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होता। मैंने आपको बताया, अगर आपका प्रोडक्शन जो है 51 हो गया, तो 51 क्यों हुआ, क्योंकि आपने अच्छी क्वालिटी का सीड लगाया होगा, आपने अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर डाला होगा, आपने इरिगेशन ज़्यादा यूज़ किए होंगे। मीन्स आपने जो भी कुछ पैसा खर्च किया होगा एक्स्ट्रा, वो आपने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर लगाया होगा। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आप पहले ही खर्च कर चुके हो, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बदलती। फिक्स्ड कॉस्ट है डजंट चेंज, है ना, वो नहीं बदलती है, वो उतनी ही रहेगी, 20,000 रुपये रहेगी, चाहे आपका प्रोडक्शन 50 से 60 हो जाए, वो उतने ही 20,000 रुपये आपके लग चुके हैं, वो उतने ही। लेकिन आपका जो भी चेंजेस आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट में आता है। इसलिए मार्जिनल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 0 होती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, इसका कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इसका जो ग्राफ आप हमेशा पढ़ोगे इस प्रकार से होता है, ये ठीक है, इस प्रकार से होता है, क्योंकि ये फिक्स है। आप प्रोडक्शन करिए मत करिए 0 निकलेगा, आपका कॉस्ट लगना ही लगना है, तो 0 आएगा। इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्ट ऑन मार्जिनल कॉस्ट, क्या पूछ रहा है, देखो इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट इफेक्ट ऑन मार्जिनल। अगर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, तो डज नॉट अफेक्ट। ये मैंने आपको बताया कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिक्स्ड कॉस्ट पर, कोई है ना, फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपका प्रोडक्शन 50 कुंटल निकले, 60 निकले, चाहे 20 निकले, आपका फिक्स्ड कॉस्ट एक बार लग चुकी है, वो फिक्स रहेगी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसका मार्जिनल कॉस्ट में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट ड्यू टू ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ये किसके कारण होती है, सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएबल कॉस्ट के कारण होती है। याद रखेंगे किसके कारण होती है, वेरिएबल कॉस्ट के कारण ये होती है। चलिए अगला है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। याद रखना, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्जिनल कॉस्ट। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है। ये एक दूसरे के अपोजिट इनवर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, मार्जिनल अगर प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, फिर मिनिमम होगी।
अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये लोन वगैरह एग्जाम्स में 3 क्वेश्चन है, मतलब 3 टाइप के लोन्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको अगर परचेसिंग इम्प्लीमेंट फार्म इम्प्लीमेंट परचेस करना है, इलेक्ट्रिक मोटर परचेस करनी है, कैटल मल्च ब्रीड है ना, मिल्च कैटल, सीप कैटल, गोट, तो विच टाइप ऑफ लोन इज सैंक्शन्ड, इस प्रकार से पूछेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक मोटर, फार्म इम्प्लीमेंट, मिल्च कैटल जो ब्रीड्स होती हैं, सीप है, गोट है, ये परचेस करना है, तो आपको बैंक से कौन सा लोन मिलता है, तो इसके लिए मिलता है मीडियम टर्म लोन, जो कि 1.5 ईयर से लेकर कितना होता है 5 ईयर के लिए, तो कितना होता है 5 साल के लिए होता है कि नहीं, तो वो होता है मीडियम टर्म लोन। ठीक है, चलिए अगर आपको ऑनगोइंग फार्म ऑपरेशन अगर करना है, ऑनगोइंग फार्म ऑपरेशन, जैसे मेरे को सीड खरीदना है, मेरे को फर्टिलाइजर खरीदना है, मेरे को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड खरीदना है, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट खरीदना है, तो मतलब एक सीजन के लिए, भाई खरीफ सीजन या रबी सीजन या 1 ईयर के लिए, है ना, 1 साल के लिए जो लोन मिलता है वो कौन सा होता है, वो हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, 1 से लेके 1.5 साल की अवधि के लिए जो होता है हमारा कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो ऑनगोइंग फार्म ऑपरेशंस के लिए। जो आपको लॉन्ग टर्म 5 to 30 ईयर्स के लिए मिलता है फॉर लैंड रिक्लेमेशन, आपको अगर कोई लैंड में कोई परमानेंट सुधार करना हो, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि आपको लैंड रिक्लेमेशन करना हो, परचेसिंग ट्रैक्टर खरीदना, आपको फार्म बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो आपको किस टाइप का लोन मिलता है, तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन, कौन सा लोन, 5 से लेकर 30 ईयर। ठीक है, 5 से लेकर 30 ईयर के लिए आपको मिलेगा दीर्घकालीन वाला लोन। ठीक है, क्लियर, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेस ऑफ द रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी एंड रिलेटिव चेंज इन द प्राइस मीन्स डेल्टा क्यू अपॉन, है ना, क्यू अपॉन डेल्टा जो पी अपॉन पी, ये जो होता है रिलेटिव चेंज इन क्वांटिटी, रिलेटिव चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में, डिमांड में क्या बदलाव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। क्वांटिटी में क्या बदलाव होता है, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी ऐसे लिखते हैं इसको हम, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, तो प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में क्या बदलाव होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, याद रखना, प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। इन केस ऑफ कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा 0 होती है। कितनी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी 0 होती है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि डिमांड हमारी उतनी रहती है, प्राइस जो है, ठीक है, घट जाए बढ़ जाए तो हमारी डिमांड क्या रहेगी, उतनी ही रहती है। जैसे कि पहले प्राइस P1 थी, बाद में प्राइस हो गई P2, घट के, है ना, लेकिन डिमांड पहले Q1 थी, बाद में भी क्या है, डिमांड Q2 है। मीन्स प्राइस के बदलने से डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस के बदलने से डिमांड में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। मीन्स प्राइस तो पहले अगर 10 रुपये थी, बाद में घट के अगर 5 रुपये हो गई, लेकिन डिमांड उतनी है, पहले जब 10 लोग खरीद रहे, बाद में भी 10 लोग ही खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइस घटने से अचानक लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, लोग ज़्यादा खरीद, नहीं, प्राइस के घटने से डिमांड उतनी है जितनी पहली थी, मीन्स डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड। इसके अंदर ईपी कितनी होती है, 0 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फार्मर्स हैव लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड, ऐसे किसान जिनके अंदर क्या होता है, लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। लगभग 67 से लेकर 68% इंडिया के अंदर यही पॉपुलेशन है। कौन, मार्जिनल फार्मर। ठीक है, स्मॉल फार्मर वो होते हैं जिनके अंदर लगभग 1 से लेकर 2 हेक्टेयर। ठीक है, सिंगल फार्मर जो है ऐसे किसान जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर लैंड होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे फार्मर जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर लैंड होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। लगभग 18% है, 18% होते हैं लगभग। तो ये दोनों मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जो होते हैं लगभग इंडिया के अंदर 86% है, दोनों स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर दोनों अगर जोड़ लें तो ये लगभग 67 है ना, ये तो लगभग 86% आता है दोनों का रेशो। मीडियम फार्मर क्या होते हैं, जिनके पास 2 से लेकर 4 हेक्टेयर होती है। ठीक है, और लार्ज फार्मर क्या होते हैं, जिनके पास ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर, है ना, क्या होती है, ज़मीन होती है। एक सेमी मीडियम भी होता है, 4 से लेकर 10, 4 से लेकर 10 हेक्टेयर वाली कैटेगरी जो होती है हमारी सेमी मीडियम की होती है। कौन सी, सेमी मीडियम। ठीक है, 4 से लेकर 10 वाली कैटेगरी। चलिए, ये मार्केट से भी क्वेश्चन आता है। सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट, सिंगल, अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने वाला एक है, जैसे भाई एप्पल कंपनी है तो एप्पल सिर्फ वही बेचती है, एप्पल के अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं,
तो मोनोपोली है, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए मोबाइल बेचती है। तो सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं उसको? मोनोपोली कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको? मोनोपोली। अगर बेचने वाला एक है तो उसको मोनोपोली। अगर सर परचेस करने वाला एक होता है, बायर अगर एक है, खरीदने वाला एक है, अगर एक किसी रीजन के अंदर केवल एक शुगर कैन फैक्ट्री है, एक सिंगल शुगर कैन फैक्ट्री है, ठीक है, ये तो इसके चारों तरफ आसपास की जितने फार्मर है सब शुगर कैन ग्रो करते हैं। मतलब फार्मर बहुत सारे हैं, प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं, लेकिन परचेस करने वाला केवल एक है, बायर। शुगर कैन फैक्ट्री सिंगल है, बहुत सारे फार्मर हैं, तो केवल उसी सिंगल जो शुगर कैन फैक्ट्री को अपना माल बेचेंगे, तो ये इसको बोलता है मोनोप्सी। जब बायर एक होता है ना तो इसे बोलता है मोनोप्सी। जब खरीदने वाला एक, मोनोप्सी। बेचने वाला एक, मोनोपोली। ओलिगोपोली, और यहाँ पर लगा ओलिगोप्सोनी। देखो यहाँ पर आएगा फ्यू सेलर्स। अगला क्वेश्चन ही अपने यही है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मतलब पोली तो फ्यू सेलर्स, एक या दो, है ना। तो याद रखना फ्यू सेलर्स जो होते हैं ना, फ्यू सेलर्स। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है फ्यू सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी माल को बेचने वाले जब सेलर्स हैं कितने होते हैं? लिमिटेड होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, तो उसे बोलता है ओलिगोपोली। ठीक है ना। अगर फ्यू बायर्स लिखा है, फ्यू बायर्स ऑफ ए कमोडिटी, तो उसको बोलते हैं ओलिगोप्सोनी। ओलिगोप्सोनी, ठीक है, याद रखना ओलिगोप्सोनी ऐसे हम कहते हैं। एक होता है डिपोली, ठीक है, पोली। एक होता है डिपोली। डिपोली का मतलब होता है टू सेलर्स। अगर है ना टू सेलर्स लिखा है तो इसे डिपोली कहते हैं। तो आई हो आपको ये सेशन समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। भाई समझ में आया भाई? तो अब ये क्लास जो अपनी रेगुलर चलेगी है ना, दिवाली जो होली अपनी दिवाली है, दिवाली तक तो रेगुलर चलेगी। इसके बाद कुछ दिन की छुट्टी रहेंगी दिवाली की। इसके बाद फिर कंटिन्यूस जब तक हमारा एग्जाम होगा IBPS का, उसके एक दिन पहले तक, जिसके अंदर हम, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे हम। इसके अंदर हम देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे ना। फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लस एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, प्लस स्कीम्स, स्कीम्स के सारे है ना MCQ लेकर आएंगे अपन बिल्कुल, प्लस सब्सिडीज जो हैं, ठीक है, सब्सिडीज वाले क्वेश्चन, प्लस नाबार्ड नॉर्म्स। इन सारे अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ये सारे है ना। तो हर दिवाली के बाद इसके अंदर हर दिन 50 क्वेश्चन चलेंगे, है ना, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक दिन के अंदर, उसके सारा डिस्क्रिप्शन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। समझ में आया भाई? बताइए सभी को। बताएं एक बार, समझ में आया?